हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग देख रहे हैं जीएस सिंपलर। आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। 7 नहीं, 1 से लेके 7 तक चैप्टर पढ़ा दिए जा चुके हैं। और देखो बेटा, 6 क्लास की जो एनसीईआरटी 7 चैप्टर, जैसे पूर्व की नदियाँ, पश्चिम की नदियाँ, डेल्टा का निर्माण की, तो इस तरह के क्वेश्चन आ भी चुके हैं। काफ़ी एग्जामों में आ चुके हैं कि ऐसा क्यों है कि पूर्व की नदियाँ क्यों डेल्टा बनाती है और पश्चिम की नदी क्यों नहीं बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी और ध्यान पूर्वक सुननी है। अब इसके भारत में पहले मैं बता चुकी हूँ, तो अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु में परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कश्मीर चले जाओ, वहाँ की अलग है, ठीक है। अब तुम दिल्ली आ जाओ, वहाँ की अलग है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में चले जाओ, वहाँ की अलग है। वनस्पति अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। तो कहीं पेड़ पौधे अलग पाए जाते हैं, कहीं अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, और जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भी अलग होते हैं। अब तुम कश्मीर शिमला में चले जाओ, तो वहाँ के जो हम लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी विविधता पाई जाती है बेटा। बहुत, भारत एक ना बहुत विविधतापूर्ण देश है, तभी इसे अनोखा भी कहते हैं। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी जलवायु जगह जगह बदल रही है। एक ऐसा देश है भारत जिसमें दूसरे देश के लोग आके यहाँ सरवाइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है बेटा। देखिए, भारत के लोग यहाँ से जाके वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उन लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ठंडे इलाके से यहाँ आएगा, जाके कश्मीर शिमला हो गया, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में जाके रह सकता है। और कोई गर्म क्षेत्र से आ गया तो गर्म वाले क्षेत्र में भी रह सकता है। तो गर्व करो ना तुम अपने भारत जैसे देश पे कि कितना अनोखा है अपना देश। यहाँ गोरे भी लोग रहते हैं, काले भी लोग रहते हैं। अभी तुम नेपाल के पास चले जाओ, ऊंची जगह पे भारत के, जैसे कि नेपाली सीमा पे चले जाओ नेपाल, तो वहाँ पे लोग कैसे होंगे, वहाँ के जैसे होंगे, ठीक है। तुम बंगाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत अंतर मिलेगा तुम्हें। पहाड़ी क्षेत्रों में आओगे तो वहाँ पे थोड़ी हाइट कम होती है लोगों की। तो ये सारी, मौसम में भी परिवर्तन है भारत के। अगर तुम ढंग से भारत को एकदम अध्ययन करोगे भारत के बारे में, तो भारत में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, जानने में भी मज़ा आएगा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब ध्यान से समझना, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहाँ का टेम्परेचर इतना है, इतने प्रतिशत, मतलब कि इतने टेम्परेचर पे गर्मी है, या सर्दी इतने टेम्परेचर पे है, माइनस में डिग्री में है या प्लस डिग्री में, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मौसम क्या है, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब जैसे कि एक चीज़ अंतर समझना बेटा, एक मौसम होता है, एक जलवायु होती है। मौसम और जलवायु में अंतर समझना, ध्यान से समझना। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलने वाली चीज़ होती है। लेकिन बेटा, जलवायु दिन प्रतिदिन बदलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जलवायु बदलने में बहुत टाइम लगता है। कैसे, जलवायु भी बदल जाती है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन मौसम बदलता रहता है। अब मौसम क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे कि अभी बादल खुला हुआ है, धूप निकल रही है, और थोड़ी देर बाद तुम देखते हो कि एकदम घटाए छा गए, बरसात जैसा मौसम हो गया। तो क्या हो गया, मौसम बदल गया। पहले धूप निकली थी, अब बरसात का मौसम हो गया, तो मौसम क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। लेकिन जलवायु परिवर्तन नहीं होती है। अब जैसे कि मान लो कैसे, अब तुम शिमला चले जाओ, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत के उस साइड चलो, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है तो भारत का ही क्षेत्र वो भी। अब तुम दिल्ली आ जाओ, ठीक है। अब सर्दी के मौसम में आओ तो ठंडा मौसम आएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा तो नहीं दिखेगा कि यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन अगर तुम शिमला चले जाओगे तो वहाँ बर्फ़ दिखेगी जमी। तो ये है जलवायु, कि जो है मौसम वहाँ पे वैसे ही रहता है, हल्का फुल्का परिवर्तन आएगा और बहुत लंबे अंतराल बाद। जलवायु कब परिवर्तित होती है, अब जैसे कि जलवायु जब परिवर्तन होगा, जैसे कि तुमने बहुत ज़्यादा धुआं किया, कारखाने स्टार्ट कर दिए, हमारा क्या है, वायुमंडल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया।
तो वायुमंडल प्रदूषित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करें, उत्सर्जित माने फैला रहे हैं चारों तरफ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलेगी तो हमारे जो ऊपर की जो लेयर है, फिर वायुमंडल के ऊपर की जो ओजोन परत है, उसका अगर ह्रास होगा, जब उसका ह्रास होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे जो हिमालय पर्वत है उस पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, तो जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जलवायु बहुत लंबे टाइम में परिवर्तन होता है, लेकिन मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन। अब मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें जलवायु और मौसम में अंतर समझ आ गया होगा। अब देखो, उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी बरसात होती है। आपने ध्यान दिया हो कि जब दिन में मौसम गर्म होता है तब आपको ऊनी कपड़ों, जब देखो दिन में मौसम गर्म होता है तो आपको ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने के, ठीक है बेटा 2 सेकेंड, ठंडे कपड़े पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र पहने थे, वो ठंडी वाला मौसम होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं। इस तेज़ हवाओं और ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये क्या है, मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। अब जैसे कि 2 सेकेंड बेटा, ठीक है। अब देखो, दिसंबर से फरवरी में क्या होता है, मौसम हमारा कैसा होता है, दिसंबर से फरवरी में मौसम कैसा होता है, सर्दी वाला मौसम होता है। मार्च से मई के मौसम है, मार्च मई जून तक ही आ जाता है, तो मौसम कैसी होती है, गर्मी होती है, ठीक है। जून से सितंबर में मौसम कैसा होता है, वर्षा होती है, ठीक है। जून से सितंबर तक में वर्षा होती है। अक्टूबर से नवंबर लौटते लौटते क्या आती है, शरद ऋतु यानी शीत ऋतु आ जाती है। मौसम कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। और ये कब तक रहता है, फरवरी तक, जनवरी फरवरी, ठीक है। कब से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने तक ये रहता है ज़्यादातर, ठीक है। हर 4 महीने का बटा हुआ है, सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है बेटा। अब ये देखो शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है। हमारी जो कर्क रेखा है उस पर क्या पड़ती है, सीधी नहीं तिरछी पड़ती है। तो अब मैंने तुम्हें 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताते हुए आई हूँ, 6, 7 जो भी चैप्टर है उसमें बताती हुई आई हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो पीछे के चैप्टर को एक बार रिवाइज करो, मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखना, 6 से लेकर 7 तक चैप्टर तक देखना बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब देखो, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जब गर्म पवनें बहती हैं तो उसे लू कहते हैं। 6th क्लास के NCERT में क्वेश्चन भी है, लू किसे कहते हैं, गर्म पवनों को, गर्मी के मौसम में गर्म पवनों का बहना क्या कहलाता है बेटा, लू कहलाता है। क्या कहलाता है, लू कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने वाले बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। तो ये कहाँ से बहती हैं, स्थल की ओर बहती हैं, तो वे अपने साथ नमी लाती हैं, अपने साथ स्थल की ओर, मतलब जब स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं तो ये नमी नहीं लाती हैं। जब समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं नदियाँ, समुद्र से स्थल की ओर नदियाँ बहेंगी तो अपने साथ क्या आएंगे, पानी, नमी लाएंगी। तो जब ये पहाड़ पर्वतों से टकराते तब ये वर्षा लाती है, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लो भारत पे, तो ये देखो ये है, ये समुद्र, ये हो गया, ठीक है, ये अरब सागर, ये बंगाल। जब स्थल से इस तरीके से जो पवनें चलती हैं इस तरीके से, तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्रों में, ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, वर्षा लाती है। जब उस साइड से इधर की तरफ नदियाँ बहती हैं, सॉरी 2 सेकेंड,
देखो, अब देखो, जैसे कि ये भारत है, जब मैदानी क्षेत्र से नीचे की ओर जब बहती हैं तो ये बरसात नहीं लाती, जब इधर से उधर की ओर बहती हैं तो ये क्या लाती हैं बेटा, बरसात लाती हैं। अब देखो, मौसम के लौटते समय मौसम शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल में पवनें लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, ये मानसून को लौटते समय, ये मानसून को लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मौसम वर्षा होती है। देखो, इससे ना ये यहाँ पे तमिलनाडु इस सब में जब लौटते समय वर्षा होती है तो वर्षा होती है, इसी स्थान पर आने वाले वर्षा में तापीय गई मौसम को औसत दशा जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा मापी गई है, इस मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु क्या होती है, जैसे कि कहीं पे सर्दी है तो हमेशा वहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर हमेशा रहेगा तो उसे मौसम कहते हैं। भारत की जलवायु भारत की जलवायु मोटे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनें, भारत की कृषि पर वर्षा निर्भर है। अच्छे मौसम का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में वर्षा होना, और जब वर्षा होता होगी तो फसल भी अच्छी होगी क्योंकि उससे क्या, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। आगे देखो, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, उच्चवाचर पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में विभिन्न विविधताओं का अनुभव होता है। भारत के देखो, कहीं ऊंचे पे बसा हुआ है, कहीं नीचे पे बसा हुआ है। ठीक है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे राजस्थान चले जाओ वहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, मरुस्थलीय स्थल है, जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा है, मैंने अभी बताया था। अब तुम राजस्थान चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ तो वहाँ क्या है, गर्म स्थान है। जम्मू कश्मीर चले एकदम ठंडा चिल जैसा मौसम होगा। द्रास कारगिल, ठीक है, बर्फीली ठंडी इलाका है। सियाचिन ग्लेशियर चले जाओ, एकदम ठंडा वाला इलाका, बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखो, है पूरा भारत ही, लेकिन जगह जगह थोड़ी सी भी चीज़ें क्या चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। तो तटीय क्षेत्र में मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, तो वहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। ठीक है, मध्यम, ठीक है, मध्यम क्योंकि वो तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र में जो भी होगा, जैसे कि ये तटीय क्षेत्र है तो ये जो यहाँ की जलवायु सम जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पानी है ना, ये सॉरी बेटा दूसरे, ये पानी है, पानी इसको गर्म नहीं होने देता, इस मैदानी इस क्षेत्र को गर्म नहीं होने देगा क्योंकि यहाँ पानी है। इस वजह से जहाँ पानी का क्षेत्र होगा वो उससे क्या होगा बेटा, गर्म नहीं होने देगा वहाँ पे। जैसे कि ये क्या है हमारा, सॉरी बेटा, ये पानी वाला क्षेत्रफल है और ये क्या क्षेत्रफल है, तो ये गर्म नहीं होने देता है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो गर्म होने के कारण, सॉरी बेटा, ठीक है, होने के गर्म ना अधिक ठंडे समुद्र पर होने के कारण स्थल बहुत अधिक आर्द्र और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसीराम में होती है। मौसीराम में क्या होती है, स्थल वर्षा मेघालय में स्थित मौसीराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में भी वर्षा होती नहीं। ठीक है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक वनस्पति, भारत में प्रकृति वनस्पति भी अलग अलग पाई, विविधतापूर्ण है। ये प्रकृति वनस्पति भूमि है, ये क्या हमारे अमेजिन वन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चीज़ और है, वनस्पति में भी विविधतापूर्ण होती है। कैसे, देखो अब तुम ये नीचे वाले क्षेत्र में आएंगे तो इन वनों की आकृति कैसी होती है बेटा, इस तरीके की। जैसे हम ऊंचे पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, इस वनस्पति के ऐसे पेड़ मिलते हैं इस तरीके के। क्यों होते हैं ऐसे पेड़ बेटा,
क्योंकि बर्फ़ जब इन पेड़ों पर पड़ती है तो इन क्या करती है, ऐसे पेड़ों में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीव जंतु देखते हैं। क्या देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। घास वाले मैदान खेलने कितना अच्छा लगता है। कुछ छोटे छोटे होते हैं पौधे, कहीं झाड़ी होती हैं, ठीक हो जाते, कहीं कैक्टस होते हैं। कैक्टस कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय स्थानों में, जैसे कि राजस्थान हो गया। कहीं फूलों के इत्यादि अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष मिलते हैं। कुछ बहुत शाखाएं पत्तियां होती हैं। नीम, ठीक है, जैसे कि नीम हो गया, आम हो गया। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिस पे पत्तियां मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति, जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सदाबहार, ठीक है बेटा। अब जैसे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनाते हैं। और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंचे क्षेत्रफल में, जैसे हिमालय की वहाँ आसपास, जैसे कश्मीर चले जाओ ऊंचे क्षेत्र में वहाँ। तो ये सारी चीज़ें वन भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। आगे देखो, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लकड़ी के लिए पड़ती है, चंदन की लकड़ी के लिए पड़ती है, सांस लेने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन के लिए, मिट्टी के, ठीक है। तो हमारी अपरदन को रोकते हैं। वन हमारे लिए बहुत क्या है, लाभदायक हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, सांस लेने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल का टेम्परेचर बनाए रखते हैं। मान लो पूरी पृथ्वी में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड कौन, अब सोच, उसे कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो हमारा क्या होता है, बेटा एक चीज़ से एक दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन छोड़ी, वो हमने ग्रहण की, और पेड़ पौधे ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की। ये तो तुम्हें सबको पता होगा। लेकिन अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं तो क्या है, हमारे जो वायुमंडल का टेम्परेचर क्या है, एकदम बराबर टेम्परेचर बनना है ना। अगर वो ग्रहण नहीं करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय की बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है प्रदूषित हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो जीने लायक नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो ये ज़रूरी भी होती है। अब आगे देखो, वनों में क्या पाए जाते हैं, जैसे कि वनों में हमें ईंधन के लिए लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, लाख, शरद, गोंद आदि पाए जाते हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास करते हैं। पेड़ पौधे, अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति प्राप्त होगी। अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जो पेड़ बचे हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सब लोग इसकी जागरूक हों और पेड़ पौधों की क्या करें, सुरक्षा करें। पानी जीव, ठीक है, वन विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए आवश्यक होते हैं। हजारों प्रजातियाँ विभिन्न प्रकार के, मतलब कि रहने के लिए घर होता है, जंगल, विभिन्न प्रजातियाँ जंगलों में रहती हैं, निवास करती हैं। जैसे शेर हो गए, चीते हो गए, बहुत सारे पशु जंगल में ही रहते हैं उन, ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाए, गुजरात के गिर वन में, एशिया देशों में निवास करता है। हाथी, सींग वाला गैंडा, ठीक है, असम जंगलों में घूमते हैं। हाथी केवल कर्नाटक में ही मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान, जंगली कच्छ के रथ में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अति बहुत सारे जीव जंतु, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतर इत्यादि ये जानवर पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, भारत में पक्षियों के ऐसे प्रचुर मात्रा, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है, मोर है, जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल इत्यादि, ये सारे जंगलों में पाए जाते हैं, इनका निवास होता है। सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, ठीक है। पक्षियों को उस प्राकृतिक निवास स्थान पाया जाता है।
शिकारियों से इन्हें बचाया जाता है कि आप इन क्षेत्रफल के बहुत से लोग पर्यटक आते हैं, बाहर से घूमने आते हैं, तो इससे क्या है, भारत को आमदनी होती है, इनकम बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उपयोगी हैं। ठीक है। भारत के सांपों की सैकड़ों भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं जंगलों में। ठीक है। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में आए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजाति तेज़ी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजाति समाप्त भी हो चुकी हैं। इनको बचाने के लिए बहुत नेशनल पार्क, पशु विहार तथा सॉरी बेटा 2 सेकेंड। ठीक है। अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है। बाघ परियोजना। ठीक है। ये सारी चीज़ें चित्र में आप मानचित्र में भी देखना कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अभी देखो ये सारे जंगल हैं, यहाँ निवास करते हैं जीव जंतु। ये देखो आप वन्य जीव संरक्षण से आप जैसे जानवरों के शरीर विभिन्न अंगों में जैसे हड्डियाँ, सींग, बहुत सारी चीज़ों को लोग बेच देते हैं। तो ये क्या हमारी सरकार ने क्या इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए क्या रिजर्व वन बना रखे हैं, जिसमें कोई बाहर का लोग नहीं आ सकते और लकड़ी भी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। तो अगर बहुत से जीव जंतु होते हैं ना, जैसे कि शेर हो गया, ये क्या है हमारे, तुम ये सोचोगे बेटा एक छोटे छोटे जीव होते हैं ना, सब एक महत्वपूर्ण होते हैं। एक तुम ना उसको देख लो, मधुमक्खी हमारे इन्वायरमेंट को एकदम शुद्ध रखती है। दूसरी बात, मधुमक्खी एक छोटा सा जीव है बेटा, छोटा सा। अगर वो प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी ना, तो इंसान की प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी। इतना छोटा सा जीव सोचो, अगर वो ना हो ना, तो ये वनस्पति, खेती, ये सब चीज़ें भी नहीं रहेंगी। एक छोटे छोटे जीव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बेटा। क्यों? अब जैसे कि ये मधुमक्खी होती है, इधर से बीजों को उधर फैला देती है, तो उससे क्या निरी सारी वनस्पति उग जाती है। ये शेर है, शेर क्या एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाए रखता है। जो जीव जंतु मर जाते हैं उनका ये भक्षण खाते हैं, भक्षण करते हैं, जो भी है शिकार करते हैं। तो हर जीव जंतु की अपनी एक प्रासंगिकता होती है, अपनी एक महत्व होता है। ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हर चीज़ का अपना महत्व है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखो, नदियों को साफ रखो। ठीक है। पेड़ पौधों को बचाओ, काटो मत, जंगलों को मत काटो, नुकसान मत पहुंचाओ, जीव जंतु को मत मारो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बेटा। तो आपका ये 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू, बाय।